नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आज बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हो जाएंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, क्या अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे। क्यों रिटायर हो जाएंगे, क्या वजह है इसके पीछे, या फिर ये एक नरेटिव चलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। सर्च अभियान चल रहा है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये जोर शोर से तमाम मीडिया संस्थान लगातार इस चीज को पुश कर रहे हैं, नरेटिव चला रहे हैं कि मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद 75 साल का एक सेट किया हुआ है पैरामीटर। 75 साल के बाद वो तमाम बड़े बुजुर्ग नेताओं को एक जो सलाहकार मंडल है उसमें भेज देते हैं, और ये नरेंद्र मोदी ने खुद बनाया हुआ है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ये नियम अपने लिए खुद पर लागू करेंगे, और अगर लागू करेंगे तो 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या फिर वो गद्दी छोड़ देंगे। ये बड़ा सवाल है, और इसको लेकर के मीडिया लगातार नरेटिव सेट करता रहता है कि आखिर कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, क्योंकि वो रिटायर हो जाएंगे। और उत्तराधिकारी का जो सर्च है, जो कहते हैं ना कि एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो मीडिया के द्वारा, वो लगातार चलता रहता है। हर 6 महीने, साल भर, चुनाव के दौरान ये सब सर्वे करते रहते हैं। और अभी एक सर्वे आया है आज तक का, मूड ऑफ द नेशन, और वो लगातार करते रहते हैं। तो मूड ऑफ द नेशन में 4 नामों को उन्होंने पुश किया जनता के बीच में: योगी आदित्यनाथ, गडकरी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान। इन 4 नामों को लेकर के जनता के बीच में गए और उन्होंने एक सर्वे किया। और वो सर्वे जो है, उसके बाद उसको सर्वे को प्रोपोगेट किया कि क्या नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कोई है, तो इनमें से कौन बन सकता है, कौन ज्यादा पॉपुलर है। तो उसको लेकर के उन्होंने जनता के बीच में एक सर्वे किया, और उस सर्वे के जो नतीजे आए उसमें अमित शाह सबसे ऊपर है। 25% लोगों ने कहा है कि अमित शाह साहब मोदी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तेज तर्रार योगी आदित्यनाथ जी। उनको 19% लोगों ने कहा कि ये मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और ये गिरावट आई है योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले 24% पर थे, उसके पहले 25% पे थे एक सर्वे में। ये 24% पे आए और अब 19% पे आ गए, तो ये गिरावट देखी गई है उनकी पॉपुलैरिटी में। उसके बाद नंबर आता है नितिन गडकरी साहब का। इनको एक ही उपलब्धि बताई जाती है कि रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर के, रोड को लेकर के खास तौर पर उन्होंने बड़ा काम किया, हाईवेज बनाए। और बहुत ज्यादा काम जो दिखता है मोदी सरकार में वो नितिन गडकरी साहब का दिखता है। तो उसको लेकर के उनको भी मीडिया ने पुश किया कि ये मोदी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। जनता ने कहा जी हाँ, 13% जनता ने कहा ये बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान। लगभग लगभग 5% के आसपास जनता ने इनको भी माना है। राजनाथ सिंह को लेकर के भी मीडिया लगातार पुश करता रहा है कि राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समझदार हैं, लचीले नेता हैं, ये मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो बहुत पॉपुलर नेता माने जाते थे। लगातार वो अपनी पार्टी को चुनाव जिता के लाते थे और सत्ता में रहते थे। इस बार भी वो चुनाव जिता के लाए, लेकिन उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया, केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया। अब वो कृषि मंत्री हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पहले वो 1.5-2% लोग उनको पसंद करते थे, लेकिन इस बार 5.4% लोगों ने उन्हें पसंद किया। वो राजनाथ सिंह से भी ऊपर चले गए। राजनाथ सिंह 5% लोग पसंद कर रहे हैं उनको।
तो इस तरीके से जो मीडिया ने एक पुश किया नाम, जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाई कि ये इतने इतने परसेंट पॉपुलैरिटी इनकी है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा ये है कि जनता के सामने आप किसको पुश कर रहे हैं। ये चार नाम हटा के कोई और चार नाम अगर पुश करते तो जनता उस पर भी राय देती। तो आखिर ये चार नाम ही क्यों पुश किए जा रहे हैं? आखिर मीडिया अपना नरेटिव क्यों सेट कर रही है किसी पार्टी के लिए? बीजेपी को तय करना है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर बीजेपी ये सर्वे कराए कि ये फला फला नेता हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और जिस जो ज्यादा पॉपुलर होगा उसको प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, उसके बाद मीडिया अपना सर्वे करे तो बात समझ में आती है। लेकिन मीडिया जो लगातार इंटरफेयर करती आई है, पहले के जो संपादक होते थे वो तो दावा करते थे कि वो सरकारें बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, और टिकट दिलाने में बड़ा रोल होता था। जो भी पुराने संपादक, अब संपादक नाम का प्राणी तो बचा नहीं है मीडिया में, लेकिन पहले जो संपादक होते थे वो वो अपने आप को बहुत पाक साफ कहते थे, लेकिन बीच बीच में ये दावा करते रहते थे कि हम तो सरकारें बनाते और बिगाड़ते हैं। ये उनका दम्भ भी होता था और उनकी चलती भी थी। लेकिन मीडिया का ये काम करता ही नहीं है। ये अगर इसकी आलोचना की जाए तो निश्चित तौर पर की जा सकती है, क्योंकि मीडिया मीडिया का काम छोड़ के दखलंदाजी कर रहा था वहां पर। अब आजकल फिर ये दखलंदाजी कुछ इस तरीके से आ रही है कि सर्वे कराए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, और इसको लेकर के मीडिया सर्वे करा रही है, पॉपुलैरिटी जांच रही है। लेकिन सर्वे आप जब चार नाम पुश करते हैं किसी के, तो ऑप्शन तो चार ही हैं जनता के बीच में, उन्हीं चार की आप पॉपुलैरिटी चेक कर रहे हैं। आप जनता से अपने आप ये नहीं पूछ रहे हैं, ओपन एंडेड नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। वो अपना नाम सुझाए और उसके बाद देखिए कि सबसे ज्यादा पसंद करने वाले कौन, किसको पसंद कर रहे हैं। तो उस तरीके का सर्वे तो है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि वाकई में नरेंद्र मोदी साहब क्या रिटायर हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल पूरे ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। लगातार उनके शेड्यूल देखिए, जबरदस्त उनका बिजी शेड्यूल रहता है। तो ऐसे में वो अगले साल रिटायर हो जाएंगे, ये बात थोड़ा सा समझ से परे है। इसकी अ, ख्याली पुलाव तो बनाए जा सकते हैं कि हाँ वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उनकी सेहत को देखते हुए, उनके काम करने के स्टाइल को देखते हुए कतई नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी साहब अगले साल रिटायर हो रहे हैं। ये एक नियम बनाया जाता है कुछ लोगों को साइडलाइन करने के लिए कि ठीक है अब आप बुजुर्ग हो गए तो आप जाइए एक ऐसी मंडली में शामिल हो जाइए जहां पर आपको कोई काम नहीं करना है और मेरे लिए रास्ता खाली कीजिए। लेकिन वो नियम जरूरी नहीं होता है कि अपने ऊपर भी लागू किया जाए। ऐसा कहीं कोई लिखित में कोई संविधान नहीं है ऐसा कि आप जो नियम आप दूसरों के लिए बनाते हैं वो अपने लिए भी लागू करें। जो सत्ता में होता है वो अपने नियम बनाता है, अपने लिए खुद अपने नियम बनाता है, दूसरों के लिए भी नियम बनाता है। तो एक तो नरेंद्र मोदी साहब अभी रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, ये बात तय है। और दूसरा, जिस तरीके से मीडिया एक नरेटिव सेट करती है, खास तौर पर कुछ चुनिंदा नामों को, अपने पसंद के नामों को लेती है और पब्लिक के बीच में जाती है और कहती है कि भाई चुनिए इसमें कौन सा पॉपुलर है, और उसको फिर प्रोपोगेट करती है। ये भी एक तरीके से आ, राजनीति में मीडिया का जो कहते हैं ना कि इंटरफेरेंस है। अब आप देखिए इनमें से जो नाम हैं, कौन कौन से नाम है? योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान। अब आप ये देखिए कि इनमें से शिवराज सिंह चौहान को छोड़ करके बाकी सब फॉरवर्ड नाम है। यहाँ पर भी कोई ऐसा दलित नाम भी तो दे सकते थे। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी है, कोई दलित नाम भी आप दे सकते थे। लेकिन मीडिया खुद नहीं देखना चाहता है कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने। भाई आपके पास नेताओं का पूल है, आप चार नाम क्यों लेके गए? आप 10 नाम लेके जाते। ये चार नाम भी होते और उसके बाद वो और 6 नाम होते जिसमें आप महिला को भी शामिल करते, माइनॉरिटीज को भी शामिल करते, दलित को भी शामिल करते। एक अच्छा पूल बनाते जिसमें कि लगता है कि हाँ सब लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। अब उसके बाद जनता के पास जाते
तो ये नहीं किया, क्योंकि ये जो मीडिया है, मीडिया खुद चाहती है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो उनकी जमात का हो। क्योंकि इंडिया में मीडिया जो है, एक तरीके से सोशल जस्टिस की जो बात की जाए, मीडिया के अंदर नहीं है। न जुडिशरी में है, न मीडिया में है। सोशल जस्टिस अभी मीडिया में आना बहुत बहुत समय लगेगा, बहुत दिन लगेंगे, क्योंकि अभी मीडिया अपने आप को करेक्ट करने की दिशा में बढ़ ही नहीं रही है। आप देखोगे, ज्यादातर आप किसी डिबेट को देख लीजिए, किसी एंकर्स देख लीजिए, मीडिया के काम करने वालों लोगों का सर्वे कर लीजिए, वहां पर आपको जनरल कैटेगरी के लोग ही ज्यादा संख्या में मिलेंगे। वहां पर आपको दलित, ओबीसी भूल जाइए। किसी आप बहुत रेयर कोई दलित महिला एंकर होगी जो प्राइम टाइम कर रही होगी, बहुत मुश्किल से कोई दलित एंकर होगा जो प्राइम टाइम कर रहा होगा। आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। इवन डिबेट में जो गेस्ट बैठाए जाते हैं, उनके नामों को आप देख लीजिए, कहीं पर आपको भारत की जो कल्पना है, भारत का जो एक सोशल जस्टिस एक होना चाहिए, मतलब हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है। तो ये एक एजेंडा जो चलता है कि आ, किसी भी तरीके से सत्ता में खास तबके के लोगों को सत्ता में बैठा के रखा जाए। हर जगह की सत्ता, सत्ता सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं है, सत्ता हर जगह की सत्ता है। वो चाहे मीडिया की सत्ता हो, और वो चाहे कहीं कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो, कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, कहीं पर भी हो, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो। आप देखिए, कहीं पर भी सोशल जस्टिस के तहत जिस तरीके से आपको एक डेमोग्राफी देखने को मिलनी चाहिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और यही नरेटिव, इसी मानसिकता के लोग ये नरेटिव चलाते हैं कि फला आदमी उसका उत्तराधिकारी होगा। मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी, ना कि मीडिया डिसाइड करेगी। लेकिन मीडिया नरेटिव चलाएगी तो पब्लिक उसके बारे में, उन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। उसके दिमाग में पांचवा नाम जाएगा ही नहीं, क्योंकि बार बार आप चार नाम पुश करते हो। योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी का नाम लगातार पुश किया जाता है, लगातार पुश किया जाता है। कहीं आप चर्चा कर लीजिए, कहेंगे जी नितिन गडकरी बढ़िया बेस्ट हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। क्या इनकी खूबी है? खूबी है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बुलडोजर बाबा हैं, और वो बिल्कुल एकदम कड़क प्रशासक हैं। खास तौर पर एक तबके के लिए वो बिल्कुल रियायत नहीं बरतते। और गडकरी साहब के लिए कि साहब इन्होंने हाईवेज का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये अलग बात है कि हाईवेज का नेटवर्क खड़ा करने के लिए देश को कर्जे में डुबो दिया। देश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाईवेज जहां जरूरत नहीं वहां भी हाईवेज बन रहे हैं। लगातार एक ये ट्रेंड आ गया कि ये एक्सप्रेसवे निकल रहा, ये हाईवेज निकल रहा, हर जगह हाईवेज हाईवेज हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एक्सप्रेस। जरूरत नहीं है। रेल नेटवर्क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि सबसे सरल, सुविधाजनक, सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन है, और पोल्यूशन भी नहीं होता है। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, रेल सबसे कम पोल्यूशन करने वाला ट्रांसपोर्ट मीन्स है। लेकिन रेलवे पे बहुत ध्यान नहीं हो रहा है, हाईवेज पे ध्यान हो रहा है। जबकि हाईवेज बहुत पोल्यूशन पैदा करता है। लेकिन हाईवेज में बनाने में, क्योंकि बहुत सारा ठेकेदार इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट ठेकेदार इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत सारा घपला होता है, बहुत तरीके के जो कहते हैं ना कि कमाई होती है। तो वो कमाई, नेताओं की कमाई जिस तरीके से हाईवेज से, टोल से, इन सब चीजों से आती है, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि रेलवेज में इस तरीके का बहुत कम चांस रहता है। तो जहां पर मुनाफा दिख रहा है अपनी जेब में आने का, वहां पर नेता उस काम को फोकस करते हैं। हर प्रदेश में आप देखोगे एक्सप्रेसवे, हाईवेज बनाने पे बड़ा फोकस है। लेकिन ये आपको सुविधा देने के लिए नहीं है। आपको अगर सुविधा देने के लिए होता तो रेलवेज का डेवलपमेंट किया जाता। और रेलवेज सबसे कम पोल्यूशन वाला, जो क्लाइमेट चेंज आजकल देख रहे हैं आप, किस तरीके से कहीं इतनी बारिश हो जाती है कि पूरा डुबो देता है, शहर डूब जाते हैं, नदियां उफान पे आ जाती हैं।
और कहीं बारिश ही नहीं होती। तो इसको लेकर के पूरी दुनिया कंसर्न है कि इस पर कुछ काम किया जाए, पॉल्यूशन कुछ कम हो। उसको लेकर के रेलवेज सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट मीन्स माना गया है, और एयरवेज सबसे घटिया माना गया है क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। फिर रोड ट्रांसपोर्ट भी, हाईवेज भी बहुत पोल्यूशन करता है। तो इनको कम करना चाहिए, रेलवेज को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो उस तरीके से काम हो नहीं रहा है। लेकिन नितिन गडकरी साहब की यही उपलब्धि है कि वो हाईवेज बना रहे हैं, और हाईवेज बना करके एक तो देश कर्जे में ज्यादा डूब रहा है, दूसरा पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। लेकिन नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये उनको लगातार एक लॉबी पुश करती रहती है। ऐसे ही अमित शाह साहब को कड़क प्रशासक हैं, उनको लेकर के एक लॉबी जो है कहती रहती है सरदार पटेल साहब के अब नए अवतार हैं, तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो उनको लेकर के लॉबी काम करती रहती है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के लॉबी काम करती रहती है। शिवराज सिंह चौहान, अब नए नए चेहरा अभी आए हैं, शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले समय में एक लॉबी इनके पीछे भी लग जाए, इनको पुश करने लगे। तो इस तरीके से लॉबी पुश करती है, और हमारे ऊपर, हमारे दिमाग में ये थोप दिया जाता है कि यही आदमी सबसे बेस्ट है। इसकी देखिए पॉपुलैरिटी मीटर भी सबसे ऊपर है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। और अब आप मान लेते हैं कि वाकई में योगी आदित्यनाथ को इतने परसेंट लोग पसंद कर रहे हैं, अमित शाह को इतने परसेंट लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी पसंद कर लेते हैं। जब इतने लोग पसंद कर रहे हैं तो हम भी पसंद कर लेते हैं, इनको अच्छे हैं, कन्विंस हो जाते हैं। तो ये जो एक नैरेटिव चलाया जाता है आपको कन्विंस करने के लिए, ये घातक है। आपकी इंडिपेंडेंट सोच को कुंद कर देता है। तो इस तरीके की किसी भी प्रोपोगेंडा में, किसी भी नरेटिव में आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब आपकी चॉइस को प्रभावित कर रहा है। ये जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट आपकी चॉइस को प्रभावित करता है, वैसे ही इस तरीके के जो सर्वे किए जाते हैं, फिर उसके बाद उन सर्वेज को प्रोपोगेट किया जाता है, ये आपकी सोच को, जो आपकी इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए, उसको प्रभावित करता है। तो इस तरीके की सर्वेज में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने न्यूज शॉट को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत शुक्रिया। जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।